नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में नजर आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर पड़ रहा है भारी। क्या राम मंदिर के माहौल में 27 सीटों पर भी बहेगी भक्ति की गंगा? वैसे आस्था से जुड़े मुद्दे हमेशा असरकारी ही होते हैं। क्या कमलनाथ का दिल खोलकर राम मंदिर निर्माण का स्वागत उसी सियासत का हिस्सा है? कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर बनाई जा रही कमलनाथ की धार्मिक छवि क्या 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख कांग्रेस कर रही है? मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। क्या ये आस्था है या कोरी सियासत? क्या 27 सीटों पर उपचुनाव का असर है ये? क्या उपचुनाव में भी खेलेगी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड? इस वीडियो पर गौर फरमाइए जरा। किस तरह से कमलनाथ अपनी धार्मिक छवि दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि उनकी सरकार में राम वन पथ गमन समेत धार्मिक स्थलों का विकास किया गया। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक भक्ति के रंग अलग अलग हैं, लेकिन बीजेपी का ऐतराज इस पर है कि राम मंदिर को लेकर अब इनके स्वागत के मायने भी क्या। पार्टी का सवाल ये है कि कार सेवा के समय कहां थे कांग्रेसी। ये वही कमलनाथ जी हैं जो चंद महीने पहले भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करते नजर आए थे, तंज कसते नजर आए थे। ये उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जिस कांग्रेस पार्टी के पेट में और दिमाग में अभी भी मंदिर के निर्माण के नाम पर दर्द हो रहा है। इनके संगी साथी दिग्विजय सिंह जी हों या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी हों, सभी इस पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में क्षुब्ध नजर आते हैं, तंज कसते नजर आते हैं, मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। कमलनाथ जी, ये चुनावी विषय नहीं है कि कभी आप विरोध कर दो, कभी आप समर्थन कर दो। देश की राजनीति की दशा बदलने वाला राम मंदिर का मुद्दा नए रंग के साथ क्या 27 सीटों के उपचुनाव में भी असर दिखाएगा? क्या ये कांग्रेस का दांव है कि अभी तक सेकुलर की छवि बनाते रहे नेता भी खुद को बड़ा राम भक्त बना रहे हैं कि राम नाम के सहारे ही 27 सीटों पर कांग्रेस की नैया पार लग जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों विपक्षियों के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बाबाओं के साथ साथ पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन लक्ष्मण सिंह का यह अंदाज बीजेपी को तंज कसने का मौका जरूर दे गया। एमपी की सियासत में बाबाओं की भरपूर दखल है। उपचुनाव की आहट के साथ क्या फिर बाबाओं की भूमिका एमपी की सियासत में बढ़ने वाली है? तो पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट में आपको सियासत के दो एंगल नजर आएंगे। पहला ये कि बाबाओं का दखल पिछली शिवराज सरकार से लेकर सत्ता से बेदखल हो चुकी कमलनाथ सरकार में भी रहा और अब की शिवराज सरकार बाबाओं को निशाने पर ले रही है। तो इन्हीं बाबाओं के लिए विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है। ये तो ट्वीट का एक पहलू है। अब जरा लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को फिर से पढ़िए। दरअसल
लक्ष्मण सिंह एक बार फिर बाबाओं के बहाने अपनी ही पार्टी और पार्टी के दिग्गज नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि जब लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सुर्खियों में आ गया तो फिर उन्होंने एक वीडियो जारी कर एक लिहाज से सफाई भी दे दी। मैंने हाल ही में तांत्रिक बाबाओं को लेके एक ट्वीट किया है कि उनका राजनीति में दखल नहीं होना चाहिए। मैं साधु संतों का बहुत आदर करता हूं और नर्मदा परिक्रमा जब मैंने भाई साहब के साथ करी थी और उसके अलावा भी कई साधु संत मैंने ऐसे देखे जो महान पुरुष हैं और राजनीतिक बात नहीं करते हैं। अगर हम संत हैं, साधु हैं, तो हमें राजनीतिक दल से या राजनीति से दूर रहना चाहिए। यह तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कुछ तांत्रिक बाबा लोग राजनीतिक पार्टी का प्रचार करते हैं और राजनीति की बात करते हैं, उनका मैं घोर विरोधी हूं और इसी को लेकर मैंने ट्वीट किया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी पर बिफर पड़े हों। कमलनाथ सरकार में मंत्री पद न मिलने से रुष्ट रहे लक्ष्मण सिंह नेतृत्व तक को निशाने पर लेते रहे हैं। इधर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी तंज के लहजे में ट्वीट के जरिए तुलसी सिलावट ने दी। सिलावट लिखते हैं, सवाल पूछने पर आपसे भी कह दिया जाएगा सड़कों पर उतर जाइए, जैसे सिंधिया से कहा था। वैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बहाने न केवल एमपी कांग्रेस के दोनों दिग्गजों पर निशाना साधा, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा का अंत भी करार दे दिया। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए थे। खैर मैं महात्माओं को, संतों पे नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का। एमपी में मिर्ची बाबा हो या कंप्यूटर बाबा, चुनाव के दौरान खूब चर्चाओं में रहे। हाल ही में कंप्यूटर बाबा के अवैध जमीन पर बने आश्रम के खिलाफ नोटिस भी हुआ है। वैसे भी बाबाओं का बड़ा वर्ग सत्ता की मलाई काटने में पीछे नहीं रहा, लेकिन बाबाओं के नाम पर यहाँ सियासत नई नहीं है। हालांकि ये सियासत का ही रंग है। इसमें माहिर शख्स विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए बाबाओं को भी हथियार बना लेता है। लक्ष्मण सिंह के लिए भी बाबा महज एक साधन है अपनी बात कहने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस में आई नियुक्तियों की ऐसी बहार कि ग्वालियर चंबल में तो रिकॉर्ड टूट गया। उपचुनाव के मद्देनजर इन 16 सीटों पर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस में इधर नियुक्तियां बढ़ी और उधर शिकायतों का अंबार लग गया, जिसके बाद जिला कांग्रेस इकाइयों से लेकर पीसीसी तक पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। विधायकों के इस्तीफे कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई, जहां पीसीसी में शिकायतों का अंबार लग गया है। एक के बाद एक शिकायत। ये शिकायतें ग्वालियर चंबल से ज्यादा आ रही हैं। अब सवाल है कि आखिर शिकायतों का ये दौर क्यों शुरू हुआ। तो इन शिकायतों का लबुलवाब है कि नियुक्तियों पर नेताजी नाराज हैं। कहते हैं घर में शादी हो तो शादी अच्छे से निपट जाए, इसके लिए ताऊ, फूफा जी सबका खासा ध्यान रखना पड़ता है। भाई कोई मुंह ना फुलाए। यही तो कांग्रेस भी चाहती है कि उपचुनाव से पहले चुनाव में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो, कोई भीतरघात ना हो। लिहाजा कार्यकर्ता से लेकर नेताओं को खुश करने की कोशिश में एक के बाद एक नियुक्तियां होती गईं, जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। इन्हीं नियुक्तियों पर अब स्थानीय नेताओं की नाराजगी की चिट्ठियां पीसीसी में आ रही हैं। जो नियुक्तियां की गई थी पूर्व में वो ताबड़तोड़ नहीं की गई थी, जरूरी नियुक्तियां थी। यह बिल्कुल सबको मालूम है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, जिनको सिंधिया जी का समर्थक कहा जाता है, वो पद खाली होने के कारण वो उस समय वो नियुक्तियां की गई थी। ये सारी चिट्ठियां पीसीसी चीफ कमलनाथ को मिल रही हैं। इन शिकायतों के मुताबिक ग्वालियर चंबल इलाके में दिग्विजय सिंह,
डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह और दूसरे बड़े नेताओं की सिफारिशों पर नियुक्तियां हुई हैं। कुछ ऐसे चेहरों को भी पार्टी में पदाधिकारी बना दिया गया जिनका पार्टी में कोई वजूद नहीं है। यहां तक कि सिंधिया समर्थक चेहरों को भी पार्टी में पदाधिकारी बना दिया गया। इसके बाद कमलनाथ ने अब जिला कांग्रेस इकाइयों से लेकर पीसीसी में पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। पीसीसी चीफ अध्यक्ष ने संगठन को सलाह दी है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक कोई नियुक्ति ना की जाए। विशेष परिस्थितियों में ही अब नियुक्तियां हो सकेंगी। अब जो नियुक्तियां हम की जाएंगी उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी का साफ कहना है कि वही जगह पर नियुक्ति किया जाए जहाँ जरूरी है और किसी को ओवरलाइज करने की दृष्टि से या सिफारिश की दृष्टि से नियुक्तियां नहीं की जाए। दरअसल उपचुनाव से पहले नई जिला इकाइयों में पदाधिकारियों को पदों से नवाज कर खुश करने की कवायद में कांग्रेस पार्टी जुटी रही है। सागर, गुना, रायसेन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर जिले में सबसे ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब ये नियुक्तियां पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया और राजनीतिक दलों में लोग होते हैं एक दूसरे के विपरीत में, तो उनकी शिकायतें आती है, परंतु ऐसी कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई कमलनाथ जी को। उनका केवल निर्देश ये है कि उचित और पार्टी के लिए उपयोगी नियुक्तियां ही की जाए। इन शिकायतों पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। वो तो ये कह रही है कि नियुक्तियों ने कांग्रेस में हावी गुटबाजी को उजागर किया है। राजनीतिक दल का चरित्र उजागर होना चाहिए, पता चलना चाहिए आखिर इन्होंने पदाधिकारी बनाए कितने हैं, कुल कितने उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री इन्होंने बनाए हैं। जरा कांग्रेसियों के सामने उजागर हो जाए, मीडिया को सारी सूची जारी हो जाए। और यही कारण अब गुटबाजी का बन गया है। आरोप प्रत्यारोप आपस में कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भीषण होगा। नेता और कार्यकर्ता को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश अब उसके गले की फांस बनती जा रही है। संगठन को मजबूती देने और नेताओं को साधने के लिए उठाए गए इस कदम पर कांग्रेस के अंदर खाने में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। अब इससे कैसे कांग्रेस पार पाएगी? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 22 सीटों के बड़े झटके के बाद जो जोर के झटके कांग्रेस को जोर से ही लगे हैं, उनमें नेपानगर की भी एक सीट है। नेपानगर सीट से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को ही सुमित्रा देवी, और इधर कांग्रेस ने बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। बाकी अपने क्यों पराये हुए हैं, ये कांग्रेस की निजी पीड़ा है। नेपानगर की सियासत में इन दिनों एक ही शोर सुनाई दे रहा है और वो शोर है, आप ही सुनिए। कांग्रेस कैसे इस शोर से जनता के बीच जोर शोर से जाने की कोशिश कर रही है। नेपानगर में कांग्रेस से विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेकर ने इस्तीफा दिया और बीजेपी की हो गई। लेकिन तब से कांग्रेस पूछ रही है, मैडम जी कहां हैं? बीजेपी में जाने के बाद तो जनता का हाल जानने की ना तो पूर्व विधायक ना ही बीजेपी को फुर्सत है। ये आरोप सुनिए जरा। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने बहुत अच्छी चली है। कमलनाथ जी की सरकार के आधार पर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। अब कैंडिडेट होता है कहीं कहीं कभी तरह कि परिवार में 4 लोग रहते हैं तो चारों दूसरी रहते, एक आध गड़बड़ निकल जाता है तो परिवार में ये गड़बड़ निकले हैं तो सिखाएंगे, हम लोग सबक सिखाएंगे उनको कि कैसे आपको आते मैदान में आओ, तो मैदान में आएंगे तो फिर हमारे सब कार्यकर्ता उनकी लड़ाई। अभी जैसे गुटबाजी का सिलसिला चल रहा है हर पार्टी में, तो कांग्रेस में भी गुटबाजी चल रही है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट, हमारी जो पार्टी की नीति है कि हमारा जो सर्वे वगैरह हो रहा है, सर्वे में जो कैंडिडेट आएंगे जो अच्छा उसका परफॉर्मेंस आएगा लगाएगा, गुटबाजी के साथ नहीं। ये तो आरोपों का दौर है जहां बीजेपी इन सारे आरोपों पर कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेपानगर की जंग जीतने के लिए बैठकों का दौर जारी है। बिकाऊ कितने टिकाऊ के साथ ही बीजेपी को कांग्रेस विधायक चुराने वाली पार्टी बताने पर आमादा हो गई। एक बार फिर सुनिए, नेपानगर में नापतोल कर नहीं बोले जा रहे हैं बोल। नेपानगर सीट के प्रभारी व हरदा के पूर्व विधायक आर.के. दोगने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। बिकाऊ कितने टिकाऊ का मुद्दा यहां कांग्रेस उठा रही है। और
कोरोना के पैसे खा जा रही सरकार, तो बाकी तो थोड़ी आती है। तो ये इसमें चल रही है, कांग्रेस को चल रही थी। और मैंने बताया ना कि चोर पार्टी है भाजपा, और वो चोरी कर रहे हैं हमारे विधायक। चोरी करके ले जाने का चोर का कोई धर्म नहीं होता है, कोई इंसानियत नहीं, कोई मानवता नहीं होती है। वो हर तरह के काम कर सकता है, वही उन्होंने किया है हमारे साथ में। तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चोर को रोकना बहुत मुश्किल पड़ता है, कभी भी नहीं रोक पाती, आपने देखा है। तो हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, तो हमारे जो चोर करके गए हैं वो लोग देखते हैं कैसे आके मैदान में आए, तो जनता उनको सिखाएगी। जनता गाँव में घुसने नहीं दे रही है, उनके घुसने चल रहे हैं। अभी जितने लोग गए हैं, आपके यहाँ की कैंडिडेट भी आपके गाँव नहीं आ पाई होगी, मानदाता में चलता वहाँ भी गाँव नहीं आ पाया कैंडिडेट। बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। वो तो ये कह रही है कि कमलनाथ सरकार क्यों गिरी ये सबको पता है। बीजेपी का आरोप है कि छिंदवाड़ा में ही विकास होता रहा और प्रदेश में विकास के नाम पर जो हुआ उसकी नाराजगी विधायकों से कमलनाथ की दूरी ने ही पूरा सियासी सीन ही बदल दिया था। 1 2 3 4 5 10 तक गिनती गिनते थे और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उसके अंदर हमारी भोली भाली जनता, और नेपानगर विधानसभा में आदिवासी ज़्यादा है, वो सीट भी आदिवासी है, इसलिए आदिवासी जनता बेचारी बहक गई थी। तो मात्र 1246 वोट से हारी थी। इसलिए जनता देख चुकी है 15 महीने के अंदर कि कांग्रेस ने क्या वादे किए थे और क्या करा। और ये खाली कांग्रेस का वहम है। रिकॉर्ड मतों से यदि भारतीय जनता पार्टी सुमित्रा काटजकर को उम्मीदवार बनाती है तो जीतेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे बहुत ऐतिहासिक मत से जीत के जाएंगे। नेपानगर के हिस्से में कुछ नहीं आया, यानी दोनों तरफ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसी नेपानगर सीट पर बीजेपी से पूर्व विधायक मंजू दादू, जो अक्सर सुमित्रा देवी कासडेकर के खिलाफ मोर्चा खोले रहती थी, वो तो सियासी मैदान में बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। बीजेपी कह रही है पूरी टीम जुट गई है नेपानगर के रण को जीतने के लिए। कासडेकर ने पार्टी ज्वाइन करी उस दिन से हमारी मंजू दीदी घर छोड़ चुकी है, वो क्षेत्र में घूम रही है क्षेत्र के विकास के लिए। वो जानती है कि जब सुमित्रा काटजकर को यदि ऊपर क्या नेतृत्व तय करता वो तो अभी हमें नहीं मालूम, किस आधार पर इसको लिया गया। यदि उसने विधायक की क्या किया है विधायक पद का, वो पार्टी उसको पुनः उम्मीदवार बनाती है काटजकर को, तो हमारी मंजू दीदी से लगा के, नंदू भैया से लगा के, छोटे से एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता जी जान लगाकर उसको पुनः सरकार बनाने के सहयोग के अंदर अपना योगदान नेपानगर का होगा। नेपानगर में सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब सवाल है कि जनता किसका साथ देगी। क्या हाथ के हाथ में होगा विजय का हार या फिर खिलेगा जीत का कमल। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भैया राम राम। फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देवास से मिल रही है पानी के तेज बहाव में वैन बह गई है। ये बड़ी खबर रेरिया नदी पर ये जो पुल बना हुआ था उसकी घटना बताई जा रही है। कार में 4 लोग सवार थे, एक ने कूदकर जान बचाई है, 3 लोग कार समेत लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर गए। बागली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक पुल से ये वैन बहने लगी। ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आखिर किस तरह ये हादसा हुआ है। अब एक और बड़ी अपील हम आपसे फिर से कर रहे हैं कि जब भी नदी नाले के तेज बहाव को, पानी बहुत ज्यादा बह रहा हो, पुल के ऊपर से, रपटे के ऊपर से पानी गुजर रहा हो, तो कृपया आप अपनी जान जोखिम में न डालें। इन तस्वीरों को देखिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, लापरवाही किस तरह की थी, वो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अब आप सावधान और सतर्क हो जाइए। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, तेज बारिश की वजह से जो पुल था उसके ऊपर से पानी बह रहा था और यही वजह क्या है कि देहरिया नदी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा तेज था और तेज बहाव होने की वजह से यह वैन पानी में बह गई। 4 लोग इस वैन में सवार थे, जिसमें से एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन 3 लोग कार समेत लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तेज बारिश की वजह से
नदी नाले उफान पर चल रखे हैं। बागली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां इस तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तेज बहाव की वजह से ये हादसा हो गया। तो देवास के बागली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश बहुत ज्यादा हो रखी थी और बारिश के बीच पुल पर रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था और जब गाड़ी निकालने की कोशिश की गई तो फिर हादसे का शिकार ये वैन में मौजूद 4 लोग हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ताजा जानकारी, कैसे अचानक यह हादसा हो गया और बाकी जो 3 लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई जितेंद्र? बिल्कुल विनीत, अगर बात करें तो रक्षाबंधन के पर्व पर एक वैन में सवार होकर कुछ लोग बाहर जा रहे थे। देवास जिले की घटना है। यहाँ पर ये नदी में पानी उफान चल रहा था और डेरिया नदी है ये। वहां पर जब मारुति वैन को क्रॉस कर रहे थे उसी समय अचानक तेज बहाव आ गया, जिसके चलते ये जो वैन है वो नदी में बह गई और इसमें तकरीबन 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो युवक है उसने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। बाकी अन्य जो लोगों को अभी तक ग्रामीण तलाश कर रहे हैं और रेस्क्यू भी किया जा रहा है, मगर उनका पता नहीं चल पा रहा है। और कुछ लोग आप देख रहे हैं कि नदी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहाव इतना तेज है कि लोग और वो जो मारुति वैन है वो आगे पानी में बह गई है और लोगों की सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल अभी जो बाकी 3 अन्य लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और ये कमलापुर सामगी गांव एक है डेरिया, उसके इलाके की घटना बताई जा रही है। लेकिन जितेंद्र, जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा था तो क्या वहां पर कोई गार्ड वगैरह तैनात नहीं था? क्या वहां पर किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी? क्या लोग इस तरह से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि अगर पुल के ऊपर पानी है तो फिर हमें रपटे को पार नहीं करना है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है। इसके अलावा प्रशासन भी बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि लगातार बारिश का माहौल है, अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग ने। उसके बावजूद ऐसे छोटे पुल और पुलियों पर ना तो प्रशासन ने कोई संकेतक लगाए, ना लोगों में समझ आ रही है कि जब नाले और नदियों पर पानी उफान पे आ रहा है तो उन्हें गाड़ियों को नहीं ले जाना चाहिए, बावजूद इसकी घटनाएं हो रही है। अब देखने वाली बात है कि इन लोगों को जो बाकी बह गए इन्हें कब तक सुरक्षित ढूंढ निकाला जाता है और फिर आगे इनकी तलाश जारी है। अच्छा जितेंद्र, जो 3 लोग बताए जा रखे हैं, क्या स्पष्ट को पाया क्या कि कौन है? 3 महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं? बिल्कुल, ये इसमें पूरी जो अभी जांच की जा रही है, क्योंकि जो एक युवक जो बचा लिया गया है, हालांकि वो अभी कुछ बताने के होश में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि कोई महिला साथ है, कोई बच्चे साथ है और साथ ही 2 पुरुष हैं, एक जो गाड़ी चला रहा था। तो कह सकते हैं कि संख्या ज्यादा भी हो सकती है, मगर अब इनकी तलाश की जा रही है। चलिए, हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र साथ में रखे। हिमांशु, क्या ताजा जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? पुनीत, दरअसल ये सुबह से क्षेत्र में बारिश हो रही थी और लगातार उस क्षेत्र के अंदर नदी नाले और कुछ उफान पे चल रहे थे और परिवार वहाँ इंदौर के अंदर कहीं बीमार के इलाज कराने के लिए गया हुआ था और जब वो वापस वहाँ से लोग लौट रहे थे तो ड्राइवर की वहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है कि पानी होने के बावजूद वह उसके अंदर से गाड़ी जब निकालने लगा, लोगों ने उससे बोला भी, क्या बताया जा रहा है कि लोगों ने उससे काफी समझाया है कि यहाँ गाड़ी आप मत निकालो। तो जैसे ही उसने गाड़ी उसमें निकाली और वो तो गाड़ी अंदर वहां पर दे गई है और लगातार ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 3 लोग जो उसके अंदर हैं उनको कैसे तो भी बचा लिया जाए। बाकी अभी काफी देर से वहां पर इस प्रकार की कोई जानकारी अपने सामने नहीं आ पा रही है। कितना समय हो गया है हिमांशु, और कितने लोग उसमें सवार थे? तो करीब 4 लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें सवार थे और जो एक 13 वर्षीय जो बच्चा था, युवक था, 13-15 वर्षीय था, वो उसको बचा लिया गया है। वो नीचे कूद गया था तो लगातार उसको होश में लागने के बाद में अब ये पूछा जा रहा है कि कौन लोग उसमें और सवार थे। पूरी जानकारी उसमें निकाली जा रही है। काफी 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और लोग उनको तलाश करने में लगे हुए हैं। लेकिन हिमांशु, सवाल ये कि 1-1.5 घंटा जैसा कि आप बता रखे हैं, सिर्फ स्थानीय लोग ही लगे हुए हैं कि प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है वहां पर? नहीं, प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंच चुका है, प्रशासन के लोग, और इसके अलावा और जो रेस्क्यू करने वाले और भी जो आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो 3 लोग वहां पर रह गए गाड़ी के साथ में उन्हें बचा लिया जाए, वो निकल सके कि या नहीं निकल सके, उसके अंदर से प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस वाला। हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा परिवार इसमें सवार था, तो ये रक्षाबंधन के लिए कहीं जा रहे थे या फिर कोई और निजी कारण था इनका? इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है पुनीत कि यह कहीं बीमार थे, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार था और उसको वहां से बताने के लिए लोग कहीं गए हुए थे और वहां से लौटते समय इस प्रकार का हादसा वहां पर हुआ है। बिल्कुल, अभी और कितना वक्त लग सकता है यहाँ पर इनको खोजने में? बहाव अभी भी तेज क्या पानी उतर पाया है थोड़ा बहुत?
भाव तो क्षेत्र में अभी लगातार बारिश की वजह से बना हुआ है और ये कहा नहीं जा सकता कि ये पानी उतरेगा कब। बाकी जब इस प्रकार के भाव में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह उन लोगों को वहां से बचा लिया जाए। अभी ये माना जा रहा है कि अगर गाड़ी अगर मिल जाती है तो उसमें से कुछ हिमांशु रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जगदीश जी जुड़ चुके हैं, ये एसपी हैं उस थाना क्षेत्र के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे यह हादसा हो गया, वैन को लेकर कितने लोग इसमें सवार थे, कुछ स्पष्ट हो पाया सर? ये वैन जो है हाटपिपलिया से कमलापुर की तरफ जा रही थी। इसमें 5 लोग सवार थे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष और एक बच्चा था। तो ये डिसबैलेंस होके पुल से नाले में गिर गई और नाले में काफी पानी था, तो उसके कारण वो बह गई है और उसमें से जो बच्चा है वो कूद के बाहर निकल गया। ये सारे लोग जो है कमलापुर के रहने वाले हैं। पुलिस की टीम वहां पे पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है जी, और उनकी तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जल्दी हम लोग उनको खोज लेंगे। दिक्कत क्या जा रही है सर रेस्क्यू में? अभी पानी है, अभी पानी का बहाव है और उसके कारण वो वैन जो है दिख नहीं रही है और अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है जी। एसडीओपी साहब वहाँ मौके पे पहुंच गए हैं, एक एडिशनल एसपी साहब पहुंच गए हैं और रेस्क्यू की टीम भी हमने यहाँ देवास से रवाना कर दी है, वो भी पहुंचने वाली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े थे। हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। अंबिकापुर से मिल रखी है मैनपाट के सामने दर्दनाक का तस्वीर सामने आ रखी है। ये बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रखी है। मिट्टी ढोने वाले अब झेलगी से बीमारी को माफ कीजिएगा, ये बड़ी तस्वीर आप देखिए, जो मिट्टी ढोने का जो सामान कूता है गांव में, जिस तरह से मिट्टी धोई जाती है उस तरह से ग्रामीण मरीज को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर समझिए कि आज भी मूलभूत सुविधाओं का कितना अभाव है। तकरीबन 12 किलोमीटर ये चलते हुए और पहुंचे हैं। तो बीमार को घर ले गए हैं परिजन, ऐसे की झेलगी में रखकर मरीज को अस्पताल लेकर गए थे। 12 किलोमीटर का ये सफर इन्होंने इस तरह से तय किया है। बीमार को इलाज कराने लाए थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर उसके बाद वापस घर ले गए। ये परिजन हैं जो किस तरह से परेशानी भुगत रखे हैं, मुसीबत में हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की लगातार बात होती है, लेकिन क्या एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई इस परिवार को? पुनीत, व्यवस्थाओं को लेकर दावा किया जाता है, ना कि बात कही जाती है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर ये लगता है कि जो अंबिकापुर में खासकर जो मैनपाट इलाका है पुनीत, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से बदहाल हो चुकी हैं। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बदहाल थी, लेकिन बरसात के दिनों में व्यवस्थाएं ऐसी बदहाल हो जाती हैं जिसकी तस्वीरें इस रूप में सामने आती हैं कि किसी मरीज को मिट्टी धोने वाले जो झेलगी होता है उसमें ले जाना पड़ रहा है परिजनों को। और इस तस्वीर के बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने की, लेकिन कोई इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है और न ही फोन उठा रहा है। पुनीत, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए।